नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज उन छात्रों के लिए विशेष वीडियो बनाने जा रहा हूं जो शिक्षक बनना चाहते हैं, विशेषकर रीट, द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए। मनोविज्ञान का एक टॉपिक है अधिगम यानी लर्निंग। जब भी कभी एग्जाम्स का आयोजन होता है तो 1 से 2 या 3 प्रश्नों तक भी इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा अधिगम। आज की विषय वस्तु रहेगी अधिगम क्या होता है, अधिगम का अध्यापक या विद्यार्थी से क्या संबंध है, इसको लेकर के हम चलेंगे। इसके आगे के अन्य पार्टों में अधिगम के कुछ सिद्धांतों की बात करेंगे, लेकिन आज अपना टॉपिक रहेगा अधिगम क्या है। तो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं अधिगम की कुछ परिभाषाओं की। एक परिभाषा है जो कोलविन ने दी है, सीखना अनुभव के कारण मौलिक व्यवहार में परिवर्तन है। यानी जो हमारा मूल रूप से व्यवहार है, हमारी मूल प्रवृत्तियों के कारण जो व्यवहार होता है, उसमें यदि हम कुछ परिवर्तन कर लें, कुछ सीख करके परिवर्तन कर लें, तो वह ही अधिगम कहलाता है। गिलफर्ड ने कहा कि सीखना व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन है। यदि हम किसी विशिष्ट व्यक्ति के व्यवहार को देखकर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं और स्थायी परिवर्तन लाते हैं, तो वह अधिगम कहलाता है, लर्निंग कहलाता है। लेकिन विशेष याद रखने बात यह है कि यदि केवल सामान्य व्यवहार में कुछ समय के लिए परिवर्तन हुआ हो तो वह अधिगम नहीं है। जैसे यदि हम कुछ दवा लें और दवा लेने के बाद हमारा मन कुछ समय के लिए चिड़चिड़ा हो जाए, शराब पीने के बाद हम जो व्यवहार कर लें, या दुखी होकर या खुश होकर के जो हम कुछ समय के लिए व्यवहार करते हैं, वह अधिगम नहीं है। तो केवल व्यवहार में परिवर्तन अधिगम नहीं है, अपितु व्यवहार के कारण व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। क्रो एंड क्रो ने कहा था, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन है। यानी अधिगम एक प्रकार से हमारी नई आदत सीखना, नवीनतम ज्ञान की प्राप्ति करना या नवीनतम अभिवृत्ति को अर्जित करना ही अधिगम कहलाता है। इसके अलावा वुडवर्थ ने कहा था कि नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। यानी जो नवीन ज्ञान या हमारे जीवन में हम जो नवीन प्रतिक्रियाएं करते हैं, उसको अर्जित करने की जो प्रक्रिया है, जो माध्यम है, वह अधिगम कहलाता है। स्कीनर ने कहा था कि व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया अधिगम है। हम हमारे व्यवहार के अर्जन में जो उन्नतिशील प्रक्रिया करते हैं, वह ही अधिगम कहलाता है। ये स्किनर ने कहा था। और स्किनर की ही एक अन्य परिभाषा है कि प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया यानी हमारा ऐसा व्यवहार जो समय के अनुसार प्रगतिशील होता हो, समय के अनुसार हम अपने आप को समायोजित करने के लिए जो सीखते हैं, वह ही अधिगम कहलाता है। और गेट्स ने कहा कि अनुभवों व प्रशिक्षण के द्वारा अपने व्यवहारों का संशोधन व परिमार्जन ही अधिगम है। यानी हम जो अनुभव हम प्राप्त करते हैं वातावरण में रहकर, या प्रशिक्षण के द्वारा अपने व्यवहार में जो परिवर्तन करते हैं, उसको जो सुधारते हैं, उसमें जो परिमार्जन करते हैं, वह अधिगम कहलाता है। अब अपन निष्कर्ष के आधार पर कह सकते हैं कि सीखना या अधिगम व्यवहार का संगठन है। यानी सीखना उसको कह सकते हैं कि जो हमने अपने चारों तरफ के वातावरण में जो व्यवहार सीखा है, उसको संगठित रूप से अपना लेना ही अधिगम कहलाता है। अथवा सीखना या अधिगम का अर्थ व्यवहार में परिवर्तन है, या फिर सीखना या अधिगम नवीन प्रक्रिया की पुष्टि है। इसके बाद अपन कुछ इसकी सामान्य विशेषताओं की बात करें तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। यानी मन के अनुसार जो हम करते हैं, कार्य करते हैं, समायोजित करने के लिए जो कार्य करते हैं, वह अधिगम है। यह जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है और इसकी 2 विशेषताएं विशेष रूप से मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध की हैं। नंबर 1, इसमें निरंतरता है। यानी अधिगम निरंतर चलता है। हम कुछ भी सीखें, जैसा भी सीखें, लेकिन सीखते अवश्य हैं, निरंतर सीखते रहते हैं। जैसा हमें हमारे पर्यावरण में मिलता है, वैसा हम हमेशा सीखते रहते हैं। और अधिगम
सार्वभौमिक होता है, यानी कि इसकी एक विशिष्ट विशेषता होती है, वो होती है सार्वभौमिकता। हम हर परिस्थिति में सीखते हैं, हर स्थान पे सीखते हैं। सीखने के लिए हमारा स्थान बाध्य नहीं होता। झुग्गी झोपड़ियों में रह के भी सीखते हैं तो ऊंचे महलों में भी बैठकर सीखते हैं, लेकिन सीखते वही हैं जो हमारे आसपास विद्यमान होता है। इसलिए इसकी दो मुख्य विशेषताएं हैं, निरंतरता और सार्वभौमिकता। इसके बाद अब हम अधिगम की कुछ सामान्य विशेषताओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहली विशेषता है कि सीखना परिवर्तन है। जी हाँ, जीवन में जो भी परिवर्तन आता है वह परिवर्तन अधिगम के कारण आता है। सीखने से व्यक्तियों के व्यवहारों, विचारों, इच्छाओं व भावनाओं में एक परिवर्तन आता है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि सीखना समायोजनशीलता है। जैसे जैसे हम हमारी सामने आने वाली समस्याओं के साथ समायोजन करते हैं, सीखते हैं, वही सीखना अधिगम कहलाता है। तो सीखना परिवर्तनशील होता है। तो सीखने से व्यक्तियों के व्यवहारों, विचारों, इच्छाओं व भावनाओं में परिवर्तन अवश्य आता है। दूसरी विशेषता है कि सीखना विकास है, डेवलपमेंट है। जैसे जैसे बालक विकास करता है, जैसे जैसे बालक में विकास होता है, वह नए नए अनुभव सीखता है, और जितना ज्यादा अनुभवशील वह बनता है, जितने अनुभवों को वो प्राप्त करता है, उतनी ही तेज गति से वह सीखता भी है, जिससे उसका मानसिक विकास होता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सदैव और सदैव बच्चे के सामने हमें सिर्फ समस्याएं उत्पन्न करनी है, उसका समाधान उसे स्वयं को करके करना है। जितनी ज्यादा समस्याओं से वह जूझेगा और जितना ज्यादा वह उनका समाधान करेगा, उतने ज्यादा अनुभव प्राप्त करेगा, और जितने ज्यादा अनुभव प्राप्त करेगा उतना ही तेज गति से उसका अधिगम होगा। तीसरा है कि सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। जी हां, जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो भी हम कुछ सीखते हैं वह अधिगम है। तो ये सदैव और सदैव चलती रहती है। ये केवल एक सीमा तक नहीं चलती, बल्कि मृत्यु तक हम अपने जीवन में अनेक अनुभव अर्जित करते हैं, और जितने ज्यादा अनुभवों का अर्जन करते हैं उतना ज्यादा सीखते हैं। हम जिस विषय वस्तु के साथ रहते हैं, हम जिस पर्यावरण में रहते हैं, उस पर्यावरण के अनुभव हम जरूर प्राप्त करते हैं और उसी से हम सीखते हैं। इसके बाद है कि सीखना अनुभवों का संगठन है। जी हाँ, जैसे जैसे बालक अनुभव प्राप्त करता है वह सीखता रहता है। जितने ज्यादा अनुभव प्राप्त करेगा उतना ज्यादा सीखेगा। वह जिस क्षेत्र में रहता है, दुकान में रहता है तो दुकान के अनुभव प्राप्त करेगा, विद्यालय में रहता है तो विद्यालय के अनुभव प्राप्त करेगा, किसी फैक्ट्री में रहता है तो फैक्ट्री से संबंधित अनुभवों को प्राप्त करेगा। यानी जिस क्षेत्र में रहेगा उस क्षेत्र के अनुभव जरूर प्राप्त करेगा, और जितने ज्यादा अनुभव प्राप्त करेगा उतना ज्यादा सीखेगा। इसलिए कह सकते हैं कि सीखना अनुभवों का एक संगठन है। इसके बाद है सीखना उद्देश्यपूर्ण है। यदि हम छात्र के सामने निश्चित उद्देश्य रखें, यदि उसे एक निश्चित लक्ष्य या उद्देश्य के साथ हम संस्थापित कर दें तो वह जरूर सीखता है, क्योंकि प्रत्येक बालक किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही सीखता है। यदि हम छात्र के सामने कोई उद्देश्य नहीं रखें तो वह सीखना बंद कर देता है। विद्यालय में जाता है, उसके समक्ष रोज एक निश्चित लक्ष्य या उद्देश्य को रखा जाता है कि आज हमें ये कार्य करना है। लेकिन आपको पता है इस समय लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन चल रहा है तो छात्रों पर अलग अलग अध्यापकों के जो अलग अलग उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों की प्राप्ति वो घर में बैठ के नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक निश्चित उद्देश्य नहीं है, और उस निश्चित उद्देश्य के नहीं होने के कारण उनको ये नहीं पता होता है कि उसे क्या सीखना है। जैसे जो कार्य बालक सीखना चाहता है, सदैव उसी के अनुसार व्यवहार करना सीख जाता है। यदि उसे एक मोटर गाड़ी के पास छोड़ा जाता है तो उसे संबंधित तथ्यों को सीख जाएगा। यदि उसे हम खेत में लेके जाएं तो खेत में जो कार्य करवाया जाता है उससे संबंधित तथ्यों को वह अपने अनुभवों से हमेशा सीख जाता है, क्योंकि उसके लिए एक निश्चित उद्देश्य हो जाता है कि उसे कार्य करना है। सीखना सार्वभौमिक होता है, यानी सभी सजीव सर्वत्र कुछ ना कुछ अवश्य सीखते हैं। सीखना मानवीय प्रवृत्ति होती है। कहते हैं जो जीवित है वह सीखेगा, मरा हुआ कुछ नहीं सीख सकता। तो सीखना एक मानवीय प्रवृत्ति होती है। मनुष्य का स्वभाव है
कि वह अपने आप को पर्यावरण के साथ स्थापित करने की कोशिश करता है, पर्यावरण के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करता है। और जब वह अपने चारों तरफ के पर्यावरण के साथ स्वयं को जोड़ने की कोशिश करता है तो उसके सामने अनेक समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं का समाधान वह जरूर निकाल लेता है और उन्हीं अनुभवों के कारण वह निरंतर सीखता रहता है। इसलिए सीखना एक मानवीय प्रवृत्ति होती है। उसके बाद बात करें तो सीखना समस्या समाधान की एक प्रक्रिया होती है, यानी सीखने का आधार समस्या है। जितनी ज्यादा समस्याएं हमारे सामने उपस्थित होंगी उतना ज्यादा हम उन समस्याओं के साथ लड़ना सीखेंगे और जितना हम उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे अनुभव प्राप्त होगा और वही अनुभव हमारी सीखने की प्रक्रिया कहलाएगा, यानी हमारा अधिगम होगा। सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। जितना ज्यादा किसी समस्या के साथ सक्रियता के रूप में हम रहते हैं उतना ज्यादा सीखते हैं। यदि किसी बच्चे के सामने कोई समस्या रखी जाए और उसका समाधान यदि किसी अन्य के द्वारा खोज दिया जाए तो इसका मतलब यह हो गया कि हमने छात्र की सीखने में बाधा पैदा की है। इसलिए समस्या के साथ जोड़कर छात्र को उस समस्या से हमेशा सक्रियता के रूप में हमें रखना है ताकि वो सीख सके। सीखना आवश्यकताओं की संतुष्टि मात्र है। देखिए, किसी भी आवश्यकता का एहसास होने पर हमें तनाव पैदा होता है और जब आवश्यकता का एहसास होने पर हमें तनाव पैदा होता है तो हम उस तनाव को दूर करने की कोशिश करते हैं और जब तक कोशिश करते हैं जब तक कि आवश्यकता की पूर्ति न हो जाए, संतुष्टि न हो जाए, इस बीच जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है वो अधिगम कहलाता है। इसलिए सीखना सदैव और सदैव आवश्यकता की संतुष्टि मात्र है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि सीखना एक खोज है, क्योंकि हम हमारे जीवन में बहुत कुछ नया प्राप्त करने की कामना करते हैं और उसी नए प्राप्त करने की लालसा या कामना के साथ जब हम व्यवहार करते हैं तो हमारे सामने अनेक प्रकार की मुसीबत आती हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं और वही समस्याएं हमें सीखने के लिए बाध्य कर देती हैं। देखिए, इस समय लॉकडाउन के कारण हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम इस विकट अवस्था को, समस्या को अपने लिए एक विशेष ऐसा समय माने जिसमें हम सीख सकते हैं। इसीलिए वर्तमान समय में एक नई स्कीम चलाई गई है जिसको हम कह सकते हैं आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर भारत के लिए इस समय जो भारतीय लोग तत्पर हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो इसी विकट समस्या का कारण है। यानी नई नई खोजें हो रही हैं और वो भारत में ही हो रही हैं। इसका कारण यही है कि हमारे सामने समस्याएं हैं। अब एक छोटा सा प्रश्न है आपके लिए, सीखने के विषय में कौन सा कथन पूर्ण सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, सीखना आवश्यकताओं की संतुष्टि मात्र है। सीखना केवल व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना सार्वभौमिक है या सीखना समस्या समाधान की एक प्रक्रिया है। तो कौन सा कथन पूर्ण सत्य नहीं है? इसका सही उत्तर होगा कथन नंबर 2। कथन नंबर 2 इसका सही उत्तर इसलिए होगा क्योंकि सीखना केवल व्यवहार में परिवर्तन है, ये कथन गलत है। हमने बात की थी कि सीखना व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन है। अभी हम इस पे चर्चा कर रहे थे कि यदि हम किसी दवा के कारण हमारे स्वभाव में कोई परिवर्तन हो रहा है, हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन हो रहा है, या हम किसी रोग से ग्रसित हैं और उस समय कुछ समय के लिए हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो गया, तो उसे सीखना नहीं कह सकते, वो अधिगम नहीं है। तो केवल और केवल व्यवहार में परिवर्तन आना सीखना नहीं है, अपितु व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन आना, व्यवहार में नवीनता आना ही अधिगम कहलाता है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं सीखने की प्रक्रिया कैसे होती है। तो सीखने की प्रक्रिया शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य होने वाली एक प्रक्रिया है। इसके तत्व होते हैं, नंबर 1, सिखाने की आवश्यकता। एक अध्यापक सदैव ये चाहता है कि वह बालक को सिखाए, लेकिन बालक को जो सिखाना चाहता है वह उस बालक के लिए क्यों आवश्यक है? जो उसे सिखाया जा रहा है उसका उसे क्या फायदा है, यह सोचकर ही सिखाना चाहिए, अन्यथा सिखाना अनुचित्यपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि आवश्यक तत्वों को बालक को
सीखना नहीं चाहता, जो अनावश्यक तत्व होते हैं वह बालक कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, कभी सीखना नहीं चाहेगा, और सीख भी लिया तो कुछ समय तक के लिए, उसके बाद उसे भुला देगा। इसलिए हमें बालक के मन में यह बात स्थायी रूप से निश्चित करानी होगी कि जो सिखाया जा रहा है वह क्यों सिखाया जा रहा है। उसके मन में उसके प्रति एक लक्ष्य या उद्देश्य का निर्धारण हमें अवश्य ही करना होगा। तो सिखाने की आवश्यकता क्यों है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद है 2 नंबर पे है कि लक्ष्य का निर्धारण करना। सिखाने से पहले यदि हमारे पास लक्ष्य है कि हमें क्या सिखाना है और कितना सिखाना है, तभी हम अच्छे से सिखा पाएंगे। तो लक्ष्य निर्धारण के बिना सीखना आसान नहीं होता। जब लक्ष्य निर्धारित किया जाता है तो सीखने की गति में तेजी आ जाती है। जब हमारे सामने लक्ष्य है कि हमें केवल इसको पार करना है, तो हम उस लक्ष्य को पार करने में अपनी संपूर्ण शक्तियों को इस्तेमाल करने लग जाते हैं, और जिसके कारण हमारी जो सामने समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान करके हम हमेशा सीखते जाते हैं, तथा तब तक सीखना जारी रखता है जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। अगला है कि किसी तथ्य को सीखने व सिखाने के लिए तत्पर होना। अध्यापक सिखाने के लिए जितना तत्पर होगा, उससे पहले उसे छात्रों को भी सीखने के लिए उतना ही तत्पर करना जरूरी है। अर्थात किसी भी तथ्य को सीखने व सिखाने से पूर्व मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। यदि अध्यापक मानसिक रूप से तैयार है और छात्र तैयार नहीं है तो अधिगम नहीं होगा। छात्र तैयार हैं लेकिन अध्यापक मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो भी अधिगम नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो मानसिक स्थिति है वो सीखने में एक बहुत बड़े संबल का कार्य करती है। क्योंकि हम जिस कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं उसे अधिक तत्परता से करते हैं, और जितनी ज्यादा तत्परता से हम कार्य को करते हैं उतना ज्यादा सीखते हैं। यहां एक छोटा सा प्रश्न मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, हम उसकी एक चर्चा करेंगे। प्रश्न है, अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है, क्यों? क्योंकि नंबर 1, तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते। तत्परता के अधिकतर तत्व बाह्य रूप से दृश्य नहीं होते। अभिभावक अपने बच्चों को उपलब्धि के लिए धकेलते हैं, या निम्न में से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि अपन तत्परता की बात कर रहे थे। तो अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है, क्योंकि अभिभावक अपने बच्चों को उपलब्धि के लिए धकेलते हैं। यदि हम उपलब्धि प्राप्त करने के लिए बच्चों को बाध्य कर दें तो ऐसी स्थिति में एक अध्यापक के द्वारा यह आकलन करना कठिन हो जाता है कि विद्यार्थियों में कितनी तत्परता है, वो कितना सीखना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में वे स्वाभाविक रूप से न सीखकर सीखने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अतः एक अध्यापक इन विशिष्ट परिस्थितियों में छात्रों की तत्परता का संपूर्ण आकलन नहीं कर पाता है। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, अभिभावक अपने बच्चों को उपलब्धि के लिए धकेल देते हैं। इसके बाद है परिस्थिति का निर्माण करना। तो परिस्थिति का निर्माण शिक्षक द्वारा किया जाता है तथा उसका प्रभाव शिक्षार्थी पर पड़ता है। परिस्थितियां छात्र को मानसिक रूप से सीखने पर बाध्य कर देती हैं। इसलिए यदि हमें छात्र को उचित ढंग से शिक्षित करना है, उसे अधिगम कराना है, तो हमें केवल परिस्थिति का निर्माण करना है, क्योंकि सीखना मानवीय स्वभाव है। जब हम परिस्थिति का निर्माण कर देंगे, उसके सामने समस्याएं ला देंगे, समस्याएं प्रस्तुत कर देंगे, तो छात्र अपनी गति से, अपनी बुद्धि से, अपने अनुभवों से स्वयं सीख जाएगा। क्योंकि इसलिए इस कारण से वह मानसिक रूप से बाध्य हो जाता है सीखने के लिए। इसके बाद है सीखने की प्रक्रिया के चरण। तो सीखने की प्रक्रिया के 5 चरण होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट जरूर करेंगे। सीखने की प्रक्रिया के 5 चरण होते हैं, P, VR, B, CR और G। यहां P से मतलब पर्सन यानी बालक से है,
वी आर का मतलब विभिन्न अनुक्रियाओं से है, यानी वोरियस रेस्पॉन्स। बी का मतलब यहां बैरियर्स यानी बाधाओं से है। सी आर का मतलब यहां करेक्ट रेस्पॉन्स से है, और जी का मतलब यहां गोल से है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीखने के चरण में सबसे पहला चरण है बालक। बालक जब किसी आवश्यकता को महसूस करता है, जब उसमें एक आवश्यकता महसूस होती है, तो वह विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। और जब वह विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करता है तो सीधी सी बात है, अनुक्रियाएं करेगा तो समस्याएं पैदा होंगी, बाधाएं आएंगी उसके सामने। उन बाधाओं को वह दूर करने का प्रयास करेगा। उन बाधाओं को जब दूर करने का प्रयास करेगा तो उसके द्वारा कोई एक सही अनुक्रिया हो जाएगी, और जब कोई एक सही अनुक्रिया हो जाएगी तो उसके माध्यम से वह अनेक प्रकार के अनुभव सीख जाएगा कि कौन सा कार्य करना चाहिए था, कौन सा नहीं करना चाहिए था, और जो करना चाहिए था वो किस ढंग से करना चाहिए था, जिसके कारण उसके व्यवहार में एक सामान्य परिवर्तन आ जाता है और अंततः उसके उस उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है। यानी सीखने की प्रक्रिया के कुल 5 चरण होते हैं। पहला होता है पी यानी पर्सन, दूसरा होता है वी आर यानी वोरियस रेस्पॉन्स, तीसरा होता है बी यानी बैरियर्स यानी बाधाएं, चौथा होता है सी आर करेक्ट रेस्पॉन्स यानी सही अनुक्रियाएं, और पांचवा होता है गोल यानी उद्देश्य की प्राप्ति कर लेना। जब इन पांचों प्रक्रियाओं से वह गुजरता है तो उसे अनुभव प्राप्त होते हैं, और वही अनुभव उसके सीखने के मूल आधार बनते हैं। अब कुछ विशेष प्रश्न आपके लिए हैं जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगले वीडियो में हम इसके उत्तरों की बात करेंगे। पहला प्रश्न है, सीखने का उचित क्रम क्या होता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है आवश्यकता, लक्ष्य निर्धारण, तत्परता, परिस्थिति निर्माण, मानसिक प्रक्रिया। दूसरा विकल्प है आवश्यकता, तत्परता, लक्ष्य निर्धारण, परिस्थिति निर्माण, मानसिक प्रक्रिया। तीसरा है आवश्यकता, परिस्थिति निर्माण, तत्परता, लक्ष्य निर्धारण और मानसिक प्रक्रिया। जबकि चौथा विकल्प है आवश्यकता, मानसिक प्रक्रिया, तत्परता, परिस्थिति निर्माण और लक्ष्य निर्धारण। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, सीखने की प्रक्रिया के चरण सही क्या होते हैं, यानी इनका क्रम आपको बताना है। व्यक्ति, विभिन्न अनुक्रियाएं, बाधाएं, सही अनुक्रियाएं और उद्देश्य। दूसरा है व्यक्ति, बाधाएं, विभिन्न अनुक्रियाएं, सही अनुक्रियाएं और उद्देश्य। तीसरा है व्यक्ति, सही अनुक्रिया, विभिन्न अनुक्रियाएं, बाधाएं और उद्देश्य। चौथा है व्यक्ति, विभिन्न अनुक्रियाएं, बाधाएं, उद्देश्य और सही अनुक्रियाएं। तीसरा प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक निम्न में से कौन सा है? पाठ्यक्रम का अरुचिकर होना, शिक्षण विधि का कमजोर होना, बालक का आयु स्तर या उपर्युक्त सभी। और चौथा प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में अधिगम को किस प्रकार से पहचाना जाता है? व्यक्तिगत समायोजन के द्वारा, सामाजिक व राजनीतिक भिन्नता के द्वारा, व्यवहार में परिवर्तन के द्वारा या रोजगार हेतु तैयार होना के द्वारा। इसके साथ आज का वीडियो अपना यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। इसके आगे और हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।